नमस्कार साथियों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन विद यशवी पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां हैं। एक नजर डाल लेते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन-कौन सी शिक्षा नीतियों की बात करेंगे। तो हमारी जो मुख्य तीन राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां रही हैं 1968, 1986 और 1920। अब हम जरा इसके कालक्रम के बारे में बात करें तो नीतियां को जो याद करने का, उनका टाइमिंग याद करने का जो तरीका है वो है ईरान। मतलब इनकी क्रोनोलॉजी यदि आपको याद करनी है तो इनका जो कोड है वो है ईरान। ईरान मतलब 1968 की जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो आई थी इंदिरा गांधी जी के समय पर, और उसके बाद आई थी 1986 की दूसरी नीति जो कि आई थी इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र राजीव गांधी जी के समय पर। और उसके बाद जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020 वो तीसरी नीति है जो कि आई है नरेंद्र मोदी जी के समय पर। तो इसलिए मैंने कहा कि इसका जो कोड है वो है ईरान, अर्थात ई से इंदिरा, रा से राजीव, ना से नरेंद्र। यदि आपको इन तीनों का सीक्वेंस पता है तो इन तीनों का सीक्वेंस निकालना भी बहुत इजी है। इसके बाद हम बात करते हैं 1968 एनईपी 1968 की। तो इसकी जो शॉर्टकट ट्रिक है वो है 1968 में कोठारी ने 6% मांग कर 3 भाषाएं सिखाई। 68 में कोठारी ने 6% मांग कर 3 भाषाएं सिखाई। यहाँ पर जो कोठारी का मतलब है वो है कि यह कोठारी आयोग 1964 से 66 के बीच में जो कोठारी आयोग आया था उसके द्वारा जो सिफारिशें की गई थी उन सिफारिशों के पर आधारित है 1968 की नीति। उसके बाद बात करते हैं इसके ढांचे की कि इसमें कैसा एकेडमिक जो स्ट्रक्चर था वो क्या बनाया था इन्होंने। तो 10+2+3 का सिस्टम इन्होंने 1968 में, जो कि कोठारी आयोग में भी इसी स्ट्रक्चर की बात की गई थी 10+2+3 की, उसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर सिस्टम में लाया गया। उसको जो लागू करने का काम है वो एनईपी 1968 के बाद हुआ। उसके बाद आता है त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसमें स्कूल्स में 3 भाषाएं, यहाँ हमने कहा था ना सूत्र में 3 भाषाएं सिखाई, तो ये वही 3 भाषाओं की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो स्टूडेंट की वो मातृभाषा है, सेकंड हिंदी है एंड थर्ड इंग्लिश है। नॉर्थ में तो यही है, साउथ में रीजनल लैंग्वेज को भी कई बार प्रायोरिटी दे दी जाती है हिंदी की जगह पर। उसके बाद बात करें 6% की, जो यहाँ पर हमने 6% की बात की थी, तो जैसा कि कोठारी आयोग में भी कहा गया था कि शिक्षा पर देश की कुल जीडीपी जो है उसका 6% खर्च करने का लक्ष्य कोठारी आयोग ने बनाया था कि हमारी जीडीपी का 6% हमारे एजुकेशन सिस्टम पर खर्च होना चाहिए। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है, 68 में कोठारी ने 6% मांगकर 3 भाषाएं सिखाई। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। तो 1986 की जो शॉर्टकट ट्रिक है वो है 86 के राजीव ने ब्लैक बोर्ड पर नवोदय लिखा। तो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो राजीव गांधी के समय पर आई और उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया और नवोदय का जो उदय हुआ है, नवोदय स्कूल्स जो बने हैं वो भी 1986 पर ही बने हैं, 1986 की नीतियों में ही बने हैं, उन्हीं के आधार पर बने हैं और उसी टाइम पर लागू किए गए थे। तो बात की जाए कि इनका मुख्य फोकस किस पर था, तो 1986 का जो मुख्य फोकस था वो था महिलाओं, SC ST को शिक्षा में समान अवसर देना। मतलब महिलाओं को समान अवसर देने की जो बात है वो 1986 एनईपी 1986 में की गई और SC ST को शिक्षा में समान अवसर देने का जो कार्य है वो एनईपी 1986 पर के समय पर जोरों शोरों से चला। उसके बाद बात करें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक स्कूलों में ब्लैक बोर्ड, चौक, 2 कमरे और न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं देना जैसी कार्यों पर लागू करता है। बात करें अगर सामान्य शब्दों में कहें तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो मूलभूत ढांचा है
स्कूल्स के लिए एक जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का कार्य ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत चलाया गया। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो आया वो आया 1987 में। इसके बाद बात करें नवोदय की, जेएनवी, तो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए मुफ्त आवासीय स्कूलों की स्थापना जो हुई नवोदय स्कूल की, वो 1986 में की गई। तो एक बार फिर से देखेंगे कि मुख्य फोकस हुआ महिलाओं और SC ST की शिक्षा को समान अवसर देने पर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चालू किया गया जो कि प्राथमिक स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुविधाएं प्रदान करता था। उसके बाद नवोदय विद्यालय, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए मुफ्त आवास स्कूलों की व्यवस्था की गई। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 86 के राजीव ने ब्लैक बोर्ड पर नवोदय लिखा। 1986 की नीति राजीव गांधी के समय पर आई और ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चालू किया और नवोदय की स्थापना की गई। इसके बाद बात करते हैं हमारी जो 1986 की NEP 1986 में जो संशोधन हुआ, ये हुआ पोआ यानी कि पावर ऑफ एक्शन 1992 इसको बोला जाता है। 1986 का ये अपडेटेड वर्जन है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन पोआ 1992 में आया, जो कि इसका 1986 का अपडेटेड वर्जन कहलाता है। उसके बाद बात करें कि इसकी समीक्षा करने के लिए जो समितियां बनाई गई थी 1992 के लिए, वो कौन कौन सी थी। पहली तो थी आचार्य राममूर्ति समिति जो 1990 में बनी। फिर है जनार्दन रेड्डी समिति जो 1992 में बनी। 2 साल का डिफरेंस है साथियों इसमें। आचार्य राममूर्ति समिति 1990 में, जनार्दन रेड्डी समिति 1992 में। उद्देश्य क्या था इसका, जो ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन है इसी से समझ जाना चाहिए कि एक्शन यानी कि जो नीतियां बनी 1986 में वो तेजी से लागू हो और परीक्षाओं में सुधार किया जा सके। जो नीतियां बनी 1986 में उसको एक्शन में लाने का जो कार्य है वो POA के द्वारा 1992 में किया गया, जिसका उद्देश्य है 1986 के लक्ष्यों को तेजी से लागू करना और परीक्षाओं में सुधार करना। इसके बाद बात करते हैं हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। स्कूल शिक्षा के लिए इसने क्या कार्य किया, तो 21वीं सदी की पहली और क्रांतिकारी नीति बनके उभरी NEP 2020। उसके बाद इनके अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इसरो के ये पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं, जिनका नाम है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये इस समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद इसके समय पर 1920 में क्या क्या बदलाव किए गए 1920 में। MHRD का नाम बदलकर फिर से शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। उसके बाद बात करें कि स्कूल का ढांचा, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था कि 1968 और 1986 में जो स्कूल का जो स्ट्रक्चर था वो 3 स्तर पर था, 10+2+3 पर। लेकिन इसका 1920 ने इसको नया स्कूल ढांचा बनाया जिसमें 5+3+3+4 के रूप में किया। 5 यानी कि फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें बच्चे आंगनवाड़ी या नर्सरी में पढ़ाई करते हैं। उसके बाद क्लास 1 और क्लास 2। 3 यानी कि प्रीपैरेटरी, कक्षा 3 से 5 तक के छात्र। 3 मिडिल, कक्षा 6 to 8 कोडिंग और वोकेशनल कोर्स शुरू किए गए इनमें। 4th सेकेंडरी स्कूल, जिसका मतलब है कि कक्षा 9 से 12 के छात्र जो है, जिसमें विषय को चुनने की आजादी जो मिली है वो 4th स्टेज पर मिली। तो 5+3+3+4। उसके बाद इसकी शॉर्टकट ट्रिक, तो जैसे हम मोबाइल का पासवर्ड याद करते हैं तो एक पासवर्ड के तौर पर आप लिख सकते हैं कि 5334। उसके बाद बात करें उच्च एजुकेशन, NEP 2020 में हायर एजुकेशन के लिए क्या क्या कार्य किए गए उसके विषय में यदि बात करें तो GER का लक्ष्य बना कि हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो
मतलब नामांकन और बढ़े, उसका जो आकलन है, अनुपात है, उसको 2035 तक 50% और बढ़ाना है। 50% आधुनिक जो है उसका 50% और आगे लेके जाना है। मतलब एनरोलमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था और अच्छी की जाए, जिसके लिए 1500 नई यूनिवर्सिटीज की जो चर्चा की गई थी पहली की नीतियों में, उस पर कार्य करने का कार्य नेवी 2020 के बाद शुरू हो गया है। उसके बाद बात करें एबीसी यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो कि डिजिटल लॉकर है, जहां छात्र के कॉलेज के जो भी उसने डिग्रीज की हैं या डिप्लोमास किया या जो कुछ भी उसने अचीव किया है, उसकी जो भी अचीवमेंट्स हैं, वो क्रेडिट के बेसिस पर इसके इस डिजिटल लॉकर में सेव होती रहती हैं, एक मार्क्स के रूप में उसकी सुरक्षित रहती हैं। उसके बाद बात करें जो सबसे बड़ा बदलाव आया एनईपी 2020 का, वो आया मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। मतलब कि एक साल, यदि कई बार क्या होता है कि बच्चे छात्र एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन किसी परिस्थितिक चुनौती की वजह से, मतलब उनके पास यदि कोई समस्या आ जाए जिसके कारण उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, लेकिन उन्होंने मान लीजिए 3 साल का ग्रेजुएशन है, 2 साल में करके छोड़ दिया, तो उनके पास कुछ भी नहीं रहता था। वो 2 साल उनके वेस्ट के तरीके से हो जाते थे। ज्ञान तो प्राप्त किया उन्होंने, लेकिन उसकी कोई डिग्री या डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। तो एनईपी 2020 का जो सबसे बड़ा चेंज है, पॉजिटिव चेंज है, वो है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। मतलब आप यदि 1 साल पर छोड़ देते हैं किसी कोर्स को, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा उस कोर्स का। यदि 2 साल पर छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा उस कोर्स का। यदि 3 साल पर छोड़ेंगे तो बैचलर डिग्री, और 4 साल पर छोड़ेंगे तो रिसर्च के साथ डिग्री। तो साथियों, ये जो 4 साल का जो इंटरमीडिएट जो कोर्स चलाए गए हैं 4 ईयर के, वो इस बेसिस पर है। और साथ ही साथ मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, एग्जिट तो आप लोग समझ गए कि 1 साल या 2 साल 3 साल पर एग्जिट करने पर आपको क्या मिलेगा, लेकिन एंट्री का मतलब है कि आप जब 1 साल का ड्रॉप आउट ले लेते हैं, तो अगर यदि आप वापस से कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप वापस से, मान लीजिए आपने 1 साल में छोड़ा, तो दूसरे साल में आपको जो एडमिशन है वो आपके सेकेंड ईयर पर ही होगा, आपको वापस से फर्स्ट ईयर दोहराने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद बात करें कि एमफिल, मास्टर ऑफ फिलोसफी जो है, वो कोर्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। इसके बाद बात करते हैं एनईपी 2020 ने एचईसीआई, एक एकल निकाय की बात की, जो कि पहले भी नीतियों में चर्चा की जा चुकी थी इसके विषय में, कि एक ऐसा हेड, एक ऐसा सिंगल रेगुलेटर, एक ऐसा नियामक व्यवस्था कि इसके अंडर में ही जितनी भी भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं हैं, एजुकेशन से रिलेटेड भिन्न भिन्न जो कार्य करने वाली संस्थाएं हैं, उनको मिलाकर इसके अंडर में करके सिर्फ एक ऐसा स्थान हो जहां से सब कुछ रेगुलेट किया जाए एजुकेशन के विषय में। तो पहले जो इन्होंने बात की इस एकल निकाय की, उसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब मेडिकल और लॉ को छोड़कर बाकी पूरे देश की जो उच्च शिक्षा को संभालने वाली सर्वोच्च संस्था, वो है एचईसीआई। यूजीसी और एआईसीटीई की जगह लेगी। मतलब यूजीसी और एआईसीटीई ये सब कुछ अब सिर्फ और सिर्फ इसके अंडर कार्य करेंगे, एचईसीआई, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बाद बात करें इसके 4 विभाग की, कि जो ये यूजीसी अलग कार्य करता था, एआईसीटीई अलग करता था, तो ये जो अलग अलग विभाग अलग अलग कार्य करते थे, तो अब ये इन 4 विभागों में समाहित हो जाएंगे। पहला है एनएचईआरसीई, मतलब नियम बनाने के लिए जो रेगुलेशन करेगा, रेगुलेशन करने का जो कार्य करेगा, नियम बनाने का जो कार्य करेगा, वो है एनएचईआरसी। फिर है जीईसी, यानी कि मानक तय करने के लिए जो स्टैंडर्ड सेटिंग्स करेगा, वो है जीईसी। उसके बाद बात करें HEGC, यानी कि कॉलेज को फंड देने का कार्य। ये जो GEC है, जो कि मानक स्टैंडर्ड देने का जो कार्य यूजीसी करता था, मानक तैयार करने का जो कार्य, मानक तय करने का कार्य जो यूजीसी करता था, वो अब GEC करेगा। तो ऐसे ही बात करें तो ये एक एकल निकाय जो HECI बना, उसके अंतर्गत ये 4 पिलर्स हैं जो ये कार्य करते हैं। अब इनकी बात करें फिर HEGC, इनके फुल फॉर्म को एक बार देख लेते हैं। NHERC की यदि बात करें तो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसलिंग, यहाँ लिखा है रेगुलेशन,
नेशनल हायर रेगुलेटरी काउंसिल, जो कि रेगुलेशन नियम बनाने का कार्य करता है। फिर जीईसी की अगर बात करें तो जनरल एजुकेशन काउंसिल, जो कि स्टैंडर्ड सेट करने का कार्य करता है। फिर है HEGC, यानी कि हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, ये जो यूजीसी था इसी का है हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। कॉलेजों को फंड देने का जो कार्य है, जो कि अभी तक यूजीसी कर रहा था, वो अब से ये करेगा, जिस पर अभी कार्य चल रहा है। फिर है NAC नेक, जो कि आज भी कॉलेजेस में टीम्स आती हैं, नेक की कमिटीज आती हैं, वो कॉलेजों को ग्रेड और मान्यता देने के लिए कार्य करती हैं। तो जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, यानी कि नेक, जो आपको मान्यता देने का कार्य करती है। आज आप जब भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं तो इसी नेक की रेटिंग को देखते हुए यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के चांसेस और अच्छे होते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में और अच्छी सुविधाएं प्राप्त हैं। उसके बाद बात करें इसकी शॉर्टकट ट्रिक की, ये जो 4 पिलर्स हैं, इसकी शॉर्टकट ट्रिक की यदि बात करें तो NGHN, यानी कि नारायण गोपाल हरि नारायण, भगवान का सहारा लेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा, नारायण गोपाल हरि नारायण। उसके बाद एक बार रिवीजन टेबल देख लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा। तो 1968 के जो समिति प्रमुख हैं वो डॉक्टर DS कोठारी हैं। फिर 1986 के जो समिति प्रमुख हैं, तो इसमें कोई समिति प्रमुख नहीं थे, ये एक सरकारी ड्राफ्ट के तौर पर इस पर कार्य किया गया था। उसके बाद बात करें 1920 की, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, NEP 2020 के जो समिति प्रमुख है वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है। डॉक्टर DS कोठारी सरकारी ड्राफ्ट और डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। बात करें स्कूल स्ट्रक्चर की, तो NEP 68 और 86 दोनों में ही स्ट्रक्चर जो स्कूल का है वो 10+2+3 का कहा गया है, यहाँ कहा गया है, यहाँ किया गया है। उसके बाद NEP 2020 में जाके जो मेजर चेंज आया है 5+3+3+4 की। अब बात करें कि NEP 68 के लिए शिक्षा मंत्रालय कार्य करता था, फिर 1968 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता था। फिर NEP के टाइम पे 2020, जैसा कि हमने अभी बात किया कि MHRD का नाम बदलकर वापस से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। तो यही शिक्षा मंत्रालय भिन्न भिन्न नामों से था अलग अलग समय पर। 1968 में शिक्षा मंत्रालय ही था, 1986 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, और उसके बाद NEP में वापस शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसके बाद जो कीवर्ड्स हैं, जो मुख्य चेंजेस आए या मुख्य कार्य किए गए इन नीतियों के अंतर्गत, उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो 1968 में त्रिभाषा सूत्र की बात की गई, 6% GDP की बात की गई, और महिलाओं की शिक्षा और SC ST की शिक्षा को समान अधिकार दिया जाए उसकी बात की गई। NEP 86 की बात करें तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 के अंदर ही किया आरंभ हुआ, और नवोदय विद्यालय की स्थापना भी 1986 के अंतर्गत ही हुआ। उसके बाद बात करें 2020 की, तो ABC फॉर्मूला, ABC जो है आपका अकाउंट ऑफ, अभी यहाँ पर हमने इसके विषय में बात की थी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, सॉरी मेरे से मिस हो गया था, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की जो बात की थी, और सॉरी यहाँ पर लिखना मिस हो गया है, यहाँ पे HECI जो हमने अभी बात की, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो हमने बात की है। तो ये सारी चीजें, ये तीनों डिफरेंसेस हैं, इन तीनों के अंदर जो मेजर डिफरेंसेस हैं। मैं नहीं कहती कि ये सारे क्वेश्चंस जैसे हैं एज इट इज ही आएंगे, इन सभी विषय से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस थोड़ा सा टर्न करके UGC नेट दे देता है। तो साथियों, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट कार्य है इस समय आपके लिए वो ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एजुकेशन विद यशवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और ऐसे ही अपना साथ मेरे साथ देते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।